फर्स्ट हाफ को देख के ऐसे ही लग रहा था कि मेकर्स के 600 करोड़ डूब गए। पैसा बर्बाद। कि फर्स्ट हाफ स्लो एंड थोड़ा बोरिंग था विद फोर्स कॉमेडी एंड गैप फिलर सीन्स। बट अगर फिल्म इस नोट पर भी खत्म होती ना तब भी मैं उसे आदिपुरुष से बेटर कंसिडर करता। भाई मुझे माफ कर दो। बट सेकंड हाफ में मूवी अपना गियर चेंज करती है एंड जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं गया था फिल्म देखने के लिए उस एक्सपेक्टेशन को कंप्लीटली फुलफिल करती है। बिकॉज कल की 2898 AD विदाउट एनी डाउट एक माइलस्टोन फिल्म है इंडियन सिनेमा के लिए। लाइक जिस तरीके से बाहुबली मूवी को इंडियन सिनेमा का लैंडमार्क मूवी कंसिडर किया जाता है उसी तरीके से इंडियन सिनेमा के साइफा फिल्म्स में कल की 2898 AD को कंसिडर किया जाएगा। और साथ साथ मैं ये बोलने में भी हेजिटेट नहीं करूंगा कि इंडियन सिनेमा भी हॉलीवुड लेवल का सिनेमा बना सकती है। तो प्रभास ने जो सलार मूवी के साथ अपने बॉक्स ऑफिस सक्सेस का स्ट्रिक चालू किया था वो कल की 2898 AD के साथ भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि फिल्म का ओपनिंग डे का कलेक्शन ही 190 करोड़ प्लस है, वो भी एक नॉन हॉलीडे थर्सडे को जब इंडिया अपने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेल रही थी। और ये चीज क्लियरली प्रभास का स्टार पावर इंडिकेट करता है, बिकॉज बैक टू बैक 100 CR प्लस का ओपनिंग डे कलेक्शन देना इज नॉट अ जोक। नो मैटर हम प्रभास की फ्लॉप फिल्मों को कितना भी क्रिटिसाइज कर ले या फिर मीम बना ले, बट प्रभास का जो स्टार पावर है वो स्टिल अनशेकेबल है। यार फिल्म बुरी है लेकिन आमिर के स्टारडम पे ये धंधा हुआ है। देन यू विल मेजर माई स्टारडम। सो यू शुड मेजर द स्टारडम ऑफ अ स्टार विथ हिज फ्लॉप्स, नॉट विथ हिज। अगर ऐसी बात है तो प्रभास के आसपास भी कोई नहीं है स्टारडम में, बिकॉज इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म आदिपुरुष ने 300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है। वहीं आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा ने 130 करोड़ का कलेक्शन किया था एंड सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान ने 180 करोड़ का कलेक्शन किया था और शाहरुख खान की जीरो मूवी ने 190 करोड़ का। और अगर आप इंडियन सिनेमा की टॉप 10 हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन की लिस्ट देखोगे ना तो उसमें 5 फिल्में प्रभास की है। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है, जब भी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़े पैंडे सर की बात होगी तो उसमें सबसे पहला नाम प्रभास का आएगा। अब अगर परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए तो प्रभास ने काफी हद तक जस्टिफाई किया अपने रोल को। लाइक कहीं भी ऐसा लगा नहीं आदिपुरुष के जैसे कि प्रभास इस रोल के लिए मिसफिट थे, और अगर कहीं कमी थी तो वो कैरेक्टर राइटिंग में थी, बिकॉज मेकर्स का अटेम्प्ट था कि प्रभास के कैरेक्टर को फनी एंड जॉयफुल बनाया जाए, बट वो उस चीज को अच्छे से पुल ऑफ नहीं कर पाए, जिस वजह से मूवी के अंदर जो कॉमेडिक पंचलाइंस थे वो काफी फोर्सफुल लग रहे थे। बट एनीवे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभास अपने बॉक्स ऑफिस सक्सेस का हैट्रिक कंप्लीट करेंगे, बिकॉज उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है स्पिरिट, जिसमें वो संदीप रेड्डी वांगा के साथ कोलैब कर रहे हैं। एंड स्पिरिट भी एक हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है एंड एज ऑफ नाउ मेरे लिए स्पिरिट का सेलिंग पॉइंट यही है कि प्रभास संदीप रेड्डी वांगा के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो कुछ बहुत ही वाइल्ड देखने मिलेगा। एंड वैसे भी बाहुबली के बाद से प्रभास की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है वो सारी की सारी एक हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म थी, बिकॉज सभी की सभी एक बड़े कैनवस वाली फिल्में थी। और सेम एक्साइटमेंट स्पिरिट मूवी के लिए भी है, बट प्रभास के राजा साहब मूवी को लेकर ऐसी कोई एक्साइटमेंट है नहीं फिलहाल के लिए तो। एंड ऐसा लग रहा है कि राजा साहब एक लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जस्ट लाइक ओल्ड डेज जब प्रभास सिर्फ मैग्नम ओपस स्केल वाली फिल्में नहीं करते थे। एंड इसी पॉइंट से मुझे एक और चीज हाईलाइट करना था कि लाइक हमें ये क्वेश्चन रहता है कि प्रभास सिर्फ हाई बजट वाली फिल्में ही क्यों कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सोचने के बाद मुझे काइंड ऑफ इसका एक आंसर मिला है। सिर्फ बाहुबली के बाद से प्रभास की जितनी भी फिल्में रही है वो सभी की सभी एक बड़े कैनवस वाली फिल्में थी। एंड जस्ट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट अब उन फिल्मों में से प्रभास को निकाल भी दो ना तब भी वो सारी की सारी फिल्में एक हाई प्रोडक्शन वैल्यू वाली फिल्में थी, यानी कि ज्यादा पैसे लगने वाले थे उस विजन को ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए। अब से किसी भी फिल्मों के साथ दो ही चीज होती है, अगर ऑडियंस को पसंद आई तो वो चांद तक जाती है और अगर नहीं पसंद आई तो वो रात तक भी नहीं चलती। अभी जस्ट इमेजिन करो आदिपुरुष में प्रभास के जगह पे विकी कौशल को कास्ट किया होता तो नो डाउट विकी कौशल अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाते, तो क्या वो फिल्म 500 करोड़ का कलेक्शन कर पाती। और यहाँ पे मैं प्रभास की सैलरी को निकाल कर ही मूवी का एस्टिमेट बजट बता रहा हूँ, लेकिन किसी भी कीमत पे आदिपुरुष विकी कौशल के साथ वो बजट रिकवर नहीं कर पाती, बिकॉज आदिपुरुष मूवी उस स्टैंडर्ड का फिल्म था ही नहीं। एंड अगर प्रभास उस फिल्म के अंदर नहीं होते तो फिल्म को और ज्यादा अफेक्ट किया होता, बिकॉज प्रभास के होते हुए उस फिल्म ने 350 करोड़ कमाए हैं, बट वहीं अगर आदिपुरुष मूवी के अंदर विकी कौशल को कास्ट किया होता तो उस फिल्म ने 150 करोड़ भी नहीं कमाए होते, क्योंकि विकी कौशल के साथ आदिपुरुष का जो मैक्स से मैक्स ओपनिंग डे कलेक्शन होता वो 50 करोड़ का होता। 50 भी मैं एकदम एक्सट्रीम केस बोल रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि विकी कौशल की किसी भी सोलो फिल्म ने 50 करोड़ के आसपास का भी ओपनिंग डे कलेक्शन किया होगा। और ये चीज मैं किसी भी वे में विकी कौशल को डीमीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बस मैं विकी कौशल एंड प्रभास के बीच का जो डिफरेंस है ब्रांड वैल्यू का वो बताने के लिए कह रहा हूँ। सो इसलिए बड़े फिल्मों के लिए फिल्म मेकर्स प्रभास को कास्ट करते हैं ताकि उनका जो रिकवरी रिस्क हो वो कम हो जाए। अदरवाइज बड़े में या छोटे में मूवी की ऐसी हालत हो जाएगी बजट का आधा भी रिकवर नहीं कर पाते। एंड जहां तक बात रही प्रभास के 100 करोड़ के फीस के बारे में पर मूवी के लिए, तो वो काफी जस्टिफाइड लगता है मुझे, बिकॉज उतना तो वो ओपनिंग डे के कलेक्शन में रिकवर करके दे देते हैं। सो इसी वजह से बड़े फिल्मों के लिए एक बड़े बैंकेबल एक्टर को ही प्रीफर किया जाता है। आज के टाइम में जितना लव एंड रिस्पेक्ट एस.एस. राजामौली के लिए एज अ डायरेक्टर इंडियन सिनेमा में, वही सेम लेवल का रिकॉग्निशन नाग अश्विन को भी मिलेगा एज अ डायरेक्टर आने वाले टाइमों में, क्योंकि कल की 2898 AD ये एस.एस. राजामौली लेवल का काम है। डेफिनेटली फिल्म के अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं यहाँ वहाँ, बट ओवरऑल अगर फिल्म को देखोगे तो ऐसे ही लगेगा कि ये एस.एस. राजामौली लेवल का ही काम है। अगर फिल्म को प्रोडक्शन लेवल पे देखा जाए तो हर एंगल से ये हॉलीवुड लेवल की फिल्म लग रही थी, एंड ये अपने विजुअल्स के लिए हॉलीवुड फिल्मों के साथ भी कम्पीट कर सकती है।
लाइक जिस तरीके से मैं अयान मुखर्जी को अप्रिशिएट करता हूँ ब्रह्मास्त्र मूवी के विजन के लिए, उससे 5 टाइम ज्यादा मैं नाग अश्विन को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कल के 2898 के विजन के लिए। लाइक ऐसे किसी आइडिया के साथ आना एंड उसे इसने ग्रैंड स्केल पे रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है एंड नाग अश्विन ने वो बखूबी निभाया है। सो कल की 2898 AD के विजुअल डिस्प्ले के लिए पूरे मार्क्स है। एंड इस फिल्म को देख के ऐसा लगता भी है कि 600 करोड़ की फिल्म है और ऐसा फील होता है कि किसी ने अपनी पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ काम किया है। वहीं आदिपुरुष के बारे में अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि लाइक जब गवर्नमेंट कोई टेंडर पास करती है कोई रोड बनाने के लिए तो वो 10,000 का चेक पास करती है एंड फिर सब लोग अपना अपना कमीशन काटते काटते रोड बनाने के लिए सिर्फ 1,000 रुपए बचे होते हैं, फिर 1,000 रुपए में एक काम चलाओ रोड बना के दे देते हैं। एंड आदिपुरुष के केस में भी सेम ऐसा हुआ है, सबने सबसे पहले अपनी अपनी जेब भरी एंड फिर बचे हुए चिल्लर में फिल्म बना दी। अब मूवी के नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं तो मूवी का फर्स्ट हाफ काफी डल था एंड एक टाइम तक मूवी काफी बोरिंग फील होने लग जाती है बिकॉज मूवी की पेसिंग स्लो थी, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ही चल रहा था एंड मोटिव सेट करने में भी काफी टाइम लग जाता है। इसके अलावा जैसे पहले हाईलाइट किया है मूवी की राइटिंग भी थोड़ी सी वीक लगी एट पॉइंट्स, जिसमें नाग अश्विन सेकंड पार्ट में वर्कआउट कर सकते हैं। लाइक मूवी को ज्यादा भी फनी बनाने के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए उन्हें, ज्यादा पंचेस ऐड करके। इसके अलावा प्रभास के ओपनिंग सीन में जो बाउंटी हंटर के साथ प्रभास का फाइट था वहां पे मुझे एडिटिंग थोड़ी ऑफ लगी। अब वो मेकर्स ने पर्पसफुली स्लोमो दिखाने का ट्राई किया या फिर वैसा हो गया, बट स्टिल वो स्लोमो भी वर्कआउट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सीन लैग होके आ रहा है या फिर किसी अनएक्सपीरियंस बंदे ने एडिट किया है। इसके अलावा काफी सारे बंदों को इंटरवल तक समझ में नहीं आया था फिल्म का मोटिव क्या है, क्या हो रहा है। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लाइक व्यूअर्स को थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए इस फिल्म को समझने के लिए। कुछ ग्रंथ समझ में आया? हाँ, हिस्ट्री है, महाभारत है और अश्वगंधा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो सब है। वो यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जहाँ पे सिनेमा लवर्स एंड क्रिटिक्स फिल्म को पसंद कर रहे हैं, नाग अश्विन के विजन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहीं एक सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑडियंस ऐसी भी है जिन्हें फिल्म पसंद नहीं आई एंड वो इस फिल्म को बकवास फिल्म कह रहा है। अब इस चीज को हम दो वे में देख सकते हैं, या तो प्रभास के हेटर होंगे जो कि पर्पसफुली फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं, या फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास ऑडियंस जिन्हें फिल्म जेन्युइनली पसंद नहीं आई। सो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं अपने पेरेंट्स को पूछता हूँ आप मार्वल या फिर डीसी की मूवी देखना पसंद करोगे, तो उनको ऑब्वियस आंसर होगा नो, बिकॉज उन्हें उस टाइप के सिनेमा या फिर उस जॉनर की फिल्में पसंद नहीं आती। बट वहीं वो लोग जवान, पुष्पा एंड ट्रिपल आर जैसी मूवी को एंजॉय करते हैं। सो अब कल की 2898 AD को लेकर जो थोड़े से नेगेटिव अमाउंट में रिव्यूज आ रहे हैं वो उन ऑडियंस के पास से आ रही है जिन्हें कंप्लीट मास मसाला फिल्में देखना पसंद है। कैसे जो सिनेमा लवर्स होते हैं वो फिल्म मेकर्स की छोटे छोटे एफर्ट्स एंड छोटे छोटे डिटेल्स को अप्रिशिएट करते हैं, बट वहीं जो जनरल ऑडियंस या फिर मास ऑडियंस होती है उन्हें इस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं होता है कि आपने इस फिल्म को बनाने में कितने साल इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितनी मेहनत इन्वेस्ट किया, फिर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की है। उन्हें बस इस चीज़ से मतलब होता है कि उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए तो उन्हें कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए, यानी कि पैसा वसूल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और ऐसी मास ऑडियंस का पैसा वसूल एक्सपीरियंस यानी कि पुष्पा, जवान, KGF, ट्रिपल आर जैसे फिल्में होती है। बट आई डोंट थिंक ये जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिव्यूज है उससे कल की मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से एनिमल मूवी को अपनी ऑडियंस मिल चुकी थी उसी तरीके से कल की मूवी को भी अपनी ऑडियंस मिल चुकी है एंड ये उसके बॉक्स ऑफिस नंबर क्लियरली बता रहे हैं। सो वीडियो कंक्लूडिंग वर्ड चाहिए कि मुझे तो मूवी बहुत पसंद आई है, साथ साथ नाग अश्विन को उनके विजन एंड उनके एफर्ट्स के लिए कंप्लीट रिस्पेक्ट। मूवी के अंदर अगर किसी का स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा है तो वो अमिताभ बच्चन सर का रहा है, क्योंकि उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस था वो बहुत ही खतरनाक लेवल का था। लाइक जब भी वो स्क्रीन पे आ रहे थे लोग मूवी को सीरियसली ले रहे थे। इसके अलावा कमल हसन सर के कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम कम था, बट जब भी वो स्क्रीन पे आ रहे थे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे और ऐसा क्लियरली फील हो रहा था कि यास्किन एक कोई बहुत ही पावरफुल एंटिटी है। इसके अलावा दिशा पटानी का जो कैरेक्टर था उसने कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड नहीं किया है इस पार्ट में मूवी के। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर नाग अश्विन दिशा पटानी को कल की मूवी के सेकंड पार्ट में कास्ट करते हैं तो उन्हें किस तरीके से यूज करेंगे, बिकॉज इस वाले पार्ट में दिशा पटानी के फाइटिंग स्किल के पोटेंशियल का कोई खास यूज हुआ नहीं है। एंड अगर दिशा पटानी के फाइटिंग स्किल को यूज नहीं करना मूवी के अंदर तो बेस्ट ये होगा कि वो मूवी का हिस्सा ना रहे। बाकी प्रभास एंड दीपिका पादुकोण ने अपने अपने कैरेक्टर को काफी अच्छे से जस्टिफाई किया है एंड अगर तारीफ करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं तो क्रिटिसाइज करने के लिए भी ऐसा कुछ खास है नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइक मूवी देख के जैसे मैं बाहर आया सबसे पहला मेरे मन में जो थॉट आया था वो यही था कि मुझे महाभारत देखना है। लाइक जिस तरीके से नाग अश्विन ने महाभारत के सीन को प्रेजेंट किया मूवी के अंदर, वो देख के ये अर्ज अपने आप क्रिएट हो जाती है कि आपको महाभारत तो देखना ही है अब। सो आई होप कि एस.एस. राजामौली जल्द से जल्द अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पे काम करना शुरू करे एंड हमें वो देखने मिले बिग स्क्रीन पर। इसके अलावा मूवी के अंदर जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स का कैमियो था उन्होंने इस मूवी का वजन बढ़ाया। लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी फिल्म देख रहे हैं हम। सो मूवी के अंदर जो कैमियोज थे वो भी इस मूवी का एक प्लस पॉइंट है। बाकी दैट्स ऑल फॉर डे गाइस एंड मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।